नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारे संविधान का भाग 6 पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 6 में है राज्य स्टेट के बारे में। हमारे राज्य से संबंधित सारे के सारे अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। इससे पहले मैं आपको भाग 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा चुका हूं। भाग 5 से मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, हमारी संसद की कार्रवाई सारा कुछ पढ़ चुके हैं। भाग 6 के अंदर है राज्य यानी स्टेट के बारे में। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक सारे सारे अनुच्छेद हमारे राज्यों से संबंधित है। भाग 6 को हमें पढ़ना है। जैसे हमने केंद्र सरकार को, हमारे संघ सरकार को, यूनियन के ढांचे को 3 भागों में बांट के पढ़ा था। एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका काम करने वाली, विधायिका नियम कानून बनाने वाली और न्यायपालिका न्याय या जस्टिस करने वाली। वैसे राज्य को भी हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है राज्यपाल, एक होता है राज्य विधानमंडल, एक होता है उच्च न्यायालय। राज्यपाल या गवर्नर के अनुच्छेद हैं 153 से 167। हमारी संघ सरकार में जो राष्ट्रपति का काम है, राज्यों के अंदर यहाँ पर राज्यपाल का काम है। ये हमारे राज्य का कार्यपालक है, क्योंकि देश का मुखिया राष्ट्रपति और राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। तो 153 से 167 तक हमें राज्यपाल के आर्टिकल पढ़ने हैं। उसके बाद राज्य विधानमंडल, जैसे वहां अपनी संसद थी वैसे यहाँ पर राज्य विधानमंडल बोला जाता है। राज्य विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसका अनुच्छेद है 168 से लेकर 177 तक। ये विधायिका के रूप में काम करता है, नियम कानून बनाने वाली संस्था ये। और एक होता है उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट 214 से 231 अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। और ये हमारी न्यायपालिका राज्यों के अंदर न्याय करने का काम करता है। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है। 3 वीडियो बनेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है 153 से लेकर 167 तक, भाग 6। अब यहां पर मैंने आपको शुरुआत में रेंज बताई है कि राज्यों के आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जाते हैं। और मैंने स्टार्ट किया है 153 से। 152 कहा गया, तो अनुच्छेद 152 के अंदर ध्यान रखना, ये कहा गया कि राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। भारत के अंदर राज्य है और भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, इस राज्य के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान है। उसकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनका खुद का अलग ढांचा है, अलग नियम कानून के तरीके से काम करती है। तो 152 में लिखा हुआ है कि राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इस राज्य की परिभाषा में जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का खुद का अपना संविधान है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी अब इस राज्य की कैटेगरी में आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल। सिंपल आर्टिकल है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। सबसे पहले अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी ए गवर्नर इन ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल उस राज्य का मुखिया होगा। लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह कहा गया है कि एक राज्यपाल एक या एक से ज्यादा राज्यों को भी संभाल सकता है। तो अनुच्छेद 153 सिंपल है, राज्य में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जैसे राष्ट्रपति के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 52 की भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे यहां है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर मैंने आपको वहां पर अनुच्छेद 53 पढ़ाया था संघ सरकार के अंदर, और वहां पर बोला था, ठीक है, वहां पर मैंने आपको बोला हुआ कि भारत राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर मौजूद होगी। वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। सेम टू सेम चीज है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अंदर मौजूद होगी। वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो सेम टू सेम है, वहां पर हमने राष्ट्रपति बोला था, यहां मैं राज्यपाल बोल रहा हूं। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में मौजूद होगी। वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। उसके बाद है राज्यपालों की नियुक्ति कौन कर? राष्ट्रपति। राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों के अंदर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
एक और थोड़ा सा डिफरेंस और समझो। आपने कई जगह पढ़े होंगे राज्यपाल और कई जगह पढ़े होंगे उपराज्यपाल। राज्यपाल और उपराज्यपाल में क्या अंतर है? राज्यपाल राज्यों में बनाए जाते हैं और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, पद एक ही है, सेम है, काम सेम है, केवल राज्य में हम इसको जब नियुक्त करते हैं तो राज्यपाल बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में जब हम इसको नियुक्त करते हैं तो उपराज्यपाल बोलते हैं। स्टेट में हम इसको गवर्नर बोलते हैं और यूनियन टेरिटरीज में हम इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ये केवल और केवल नाम बदला गया है, काम सेम है। ठीक है, तो राज्यपाल और उपराज्यपाल का अंतर क्लियर कर लो। राज्यों में राज्यपाल बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल बोलते हैं। तो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, 155 के माध्यम से इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है 156 में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष कहना ठीक नहीं है, जब तक राष्ट्रपति की अनुकंपा है, जब तक वो राष्ट्रपति को खुश कर पा रहा है, जब तक राष्ट्रपति का उसको प्रसाद प्राप्त है, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश है उससे, तब तक वो राज्यपाल रहेगा। राष्ट्रपति अगर खुश नहीं है तो 2 मिनट में उसकी छुट्टी कर देगा। तो वैसे लिखने में 5 साल ही आएगा, कार्यकाल 5 साल का। और 156 में क्या है? त्याग पत्र। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ये दोनों बातें 156 में है। उसके बाद 157 में योग्यता। योग्यता की अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 साल उम्र कंप्लीट हो चुकी हो। या तो भारत का नागरिक हो, पहली क्वालिफिकेशन, और दूसरी 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल बनाया किसको जाता है? राज्यपाल उसी को बनाया जाता है। ध्यान रखना, राज्यपाल जैसे किसी पार्टी का कद्दावर नेता है, 4-5 बार एमएलए एमपी रह चुका है, हार गया किसी वजह से, उसको बना दिया। ब्रिगेडियर जनरल, कैप्टनर, एयर चीफ मार्शल, इनमें से किसी को बना दिया। या कोई सिविल सर्वेंट है, पुराना चीफ जस्टिस है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश वगैरह है, इनको बना दिया। तो इनके काम को देखकर इनको बनाए जा सकते हैं। ज्यादातर तो पार्टी के कद्दावर नेता को बनाते हैं जो किसी वजह से हार गया है। राज्यपाल का काम क्या होता है? राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार कांग्रेस के, तो इन दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्रिज है ये दोनों के बीच में, दोनों के अंदर जो मतभेद होते हैं उनको सोल्व यही इंसान करवाता है, चाय की टपरी पे बिठा के। 157 तक पहुंच चुके हैं। उसके अलावा और योग्यता, अन्य योग्यताएं हैं 158 के अंदर, कि जो भी राज्यपाल बनेगा वो संसदीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। जो भी राज्यपाल बनेगा वो संसदीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। वही राष्ट्रपति वाला सेम टू सेम है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति संसदीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वैसे ही राज्यपाल जो भी बनेगा संसदीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। उसके बाद वही राष्ट्रपति वाली लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अगर किसी लाभ के पद पर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उसके द्वारा कोई ना कोई लाभ का पद जो भी उसके पास है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो इंसान लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। और वेतन और भत्ते भी 158 में है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 3.5 लाख रुपए मिलते हैं राज्यपाल को। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वेतन तो राष्ट्रपति का है 5 लाख रुपए प्रति महीना, और राज्यपाल का होता है 3.5 लाख रुपए प्रति महीना। तो ये तीनों बातें अनुच्छेद 158 में लिखी हुई है। 159 में क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस भी राज्य का वो राज्यपाल है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल अगर कोई बनेगा तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाने का काम करेगा। 160 में क्या है? राज्यपाल की आकस्मिक शक्तियां। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। राज्यपाल की आकस्मिक शक्तियां, अगर भविष्य में ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, जरूरत पड़ जाए, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तो राज्यपाल अपनी आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग करके कोई भी डिसीजन ले सकता है राज्य से संबंधित। तो राज्यपाल की आकस्मिक शक्तियों का मतलब है कि अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ गई है, अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, अचानक से फ्यूचर में, तो उसको सॉल्व करने के लिए राज्यपाल कोई ना कोई डिसीजन ले सकता है। ये पावर है उसके पास। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 161, राज्यपाल की समाशक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की समाशक्तियां, राज्यपाल आप सभी को पता है कि मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, केवल उसको स्थगित कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 फरवरी को किसी को फांसी की सजा होने वाली है ना, तो उसको वो कर सकते हैं 5 फरवरी की जगह 5 मार्च या अप्रैल, उसको आगे खिसका सकते हैं।
स्थगित कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास अभी ये पावर नहीं है कि वो मृत्यु दंड को माफ कर दे। ये पावर केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति के पास ही है मृत्यु दंड को माफ करने की। राज्यपालों को हमने मृत्यु दंड को माफ करने की पावर नहीं दी है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल है। अगर इनको मृत्यु दंड माफ करने की इजाजत देती तो देश की लोक व्यवस्था खराब हो जाएगी, देश का ढांचा बिगड़ जाएगा, इसलिए इनको ये पावर नहीं दी है। तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति अनुच्छेद 161 में है। उसके बाद 162 राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार। राज्य के पास जो पावर दी है हमारे संविधान ने, जो भी उनके पास शक्तियां हैं, जरूरत पड़ने पर उनका विस्तार किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर उनको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, तो हम पहुंच चुके हैं 162 तक। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब 163 से लेकर 167 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, ये सारे के सारे आर्टिकल माने जाते हैं मंत्री परिषद से संबंधित, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित। जैसे मैंने आपको संघ सरकार के ढांचे में पढ़ाया था अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78, वैसे 163, 64, 65, 66, 67 ये हमारे राज्यों के मंत्री परिषद से संबंधित है। तो मैंने अब देखो यहां मैं याद दिलाता रहता हूं और उनसे सेम टू सेम यहां पर लिखा हुआ है। संघ सरकार में हमने पढ़ा है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और भारत का राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्यों में हम क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री। तो राज्यों में एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और इस मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल कार्य करेगा। तो राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। यहां पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य कर रहा था, केंद्र सरकार का जो मंत्री परिषद है, और यहां पर राज्यपाल राज्यों का जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह से कार्य करेगा। 163 में लिखा हुआ है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसा यहां पर है सेम टू सेम ये है। यहां पर है भारत में एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और भारत का राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल इस मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। सेम टू सेम है। उसके बाद अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यहां पर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा कौन? हमारा राज्यपाल। उसके बाद अनुच्छेद 76 क्या है? अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वकील। तो यहां पर क्या है फिर? राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखो भारत का महान्यायवादी तो एक ही होगा क्योंकि हमारी संघ सरकार एक ही है, लेकिन प्रत्येक राज्य में ये वाली पोस्ट पाई जाती है राज्य का महाअधिवक्ता। यहाँ पर भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के लिए लड़ता है और यहाँ पर राज्य का महाअधिवक्ता उस राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है। ये उस राज्य पर होने वाले केसों को लड़ने का काम करेगा। तो राज्य का महाअधिवक्ता प्रत्येक राज्य का होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 77 में क्या है कि संघ सरकार के, भारत संघ सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ये 77 में पढ़ा है मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या है? राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पे होंगे। यहाँ पर संघ सरकार में सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे थे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे क्योंकि यहाँ पर मुखिया राज्यपाल है। उसके बाद में अनुच्छेद 78 मैंने आपको पढ़ाया है। अनुच्छेद 78 में मैंने आपको बताया है हमारे प्रधानमंत्री को जो कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों का वो सही तरीके से पालन करे कि नियम कानून सही तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, लोकसभा राज्यसभा सही तरीके से चल रही है या नहीं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो प्रस्ताव बिल वगैरह आते हैं वो सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का विवरण है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का विवरण है जो राज्यपाल के प्रति उनको सौंपे गए हैं कि राज्यपाल को आप सलाह दोगे, राज्यपाल को सलाह देकर ही अपना राज्य चलाओगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के कर्तव्य है और यहाँ पर किसके कर्तव्य है? हमारे 78 के अंदर प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये 167 में है। तो कुछ भी नहीं करना है। 74, 75, 76, 77, 78 ये सारे के सारे मंत्री परिषद के अनुच्छेद हैं हमारी संघ सरकार के। अब कुछ भी नहीं करना है, एक घटा देना है भाई। यहाँ पर 74 है ना, यहाँ पर 63 कर लेना है। यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 64 कर लेना है। यहाँ पर 7 की लाइन है और यहाँ पर 6 की लाइन लेनी है। याद करने का तरीका बता रहा हूं।
यहाँ पर आपको 7 की लाइन मिलेगी, यहाँ पर आपको 100 के बाद 6 की लाइन ले लेनी है और एक एक कम कर देनी है। 74, 63, 75, 64, 76, 65, 77, 66 और 78, 167। तो ये हमारे मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहली शक्ति, राज्यपाल राज्य की विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल का पद ये इजाजत देता है कि ये उस राज्य की जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उन सबका कुलाधिपति होता है, पदेन कुलाधिपति। एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है। तो राज्यपाल उस राज्य की प्रत्येक सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। जैसे अपने जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय, तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति है, जो मालिक है, वो संवैधानिक तौर पर कौन है? कलराज मिश्र, क्योंकि कलराज मिश्र राजस्थान का राज्यपाल है। हाँ, अब वो अलग बात है कि एक इंसान सारी यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकता, तो फिर ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों में कुलपति नियुक्त कर देते हैं। भाई मैं अकेला नहीं संभाल सकता, तो मैं एक बड़ी राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति मैं रहता हूं, बाकी जो भी सरकारी विश्वविद्यालय राजस्थान में उन सबके लिए कुलपति आप नियुक्त कर दो, मैं अपॉइंट कर दूंगा उन लोगों को। तो पदेन कुलाधिपति होते हैं, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अन्य मेंबर्स की नियुक्ति करेगा। ठीक है, यह है क्या? राज्य मानवाधिकार आयोग। ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो चेयरमैन और अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्षमा शक्तियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, बाकी दंडों को आप कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। और एक और बात, कोर्ट मार्शल की सजा को भी राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल की सजा की तरफ तो राज्यपाल फूटी आंख से भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो उसका मसला ही नहीं है, वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट मार्शल आता ही नहीं है, जो हमारे फौजी भाइयों को सजा होती है। 165 में आपको पढ़ा चुका हूं कि राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। उसके बाद में सत्र को बुलाना और भंग करना। भाई राज्य का मालिक राज्यपाल है, तो राज्य के अंदर सत्र को बुलाने का और सत्र को भंग करने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। वहां पर राष्ट्रपति कर रहा था, बताया था मैंने आपको अनुच्छेद 85 कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाए जाएंगे और भंग किए जाएंगे। यहाँ पर राज्यपाल द्वारा संसद के सत्र बुलाए जाएंगे और भंग किए जाएंगे। 174 में लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है 174 में कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल द्वारा हमारी विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। राज्यों के अंदर निचले सदन को क्या कहते हैं भाई? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं निचले वाले सदन को। तो राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में मंत्री परिषद की सलाह से विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। संघ सरकार के टाइम पे मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 85 में कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में मंत्रिपरिषद की सलाह से हमारी लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। यहां पर विधानसभा को राज्यपाल भंग करेगा 5 वर्ष बाद। और एक और मैंने आपको बताया होगा राष्ट्रपति के टाइम पे कि संसद का प्रथम सत्र का प्रथम संबोधन राष्ट्रपति करता है। यहां पर राज्य के अंदर प्रथम सत्र का प्रथम संबोधन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। प्रथम सत्र का प्रथम संबोधन प्रत्येक वर्ष, हर साल जब भी पहला सत्र होगा उसका पहला संबोधन हमारा राज्यपाल करेगा। और ये लिखा हुआ अनुच्छेद 176 में। इसके अलावा और देखो, धन विधेयक, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ हमारी लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है। तो यहां पर राज्यपाल की मंजूरी के साथ हमारी विधानसभा में क्या लाया जाएगा? धन विधेयक या मनी बिल लाया जाएगा। वहां पर लोकसभा में लाया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश से, यहां पर विधानसभा में लाया जाएगा, निचले वाले सदन में लाया जाएगा राज्यपाल की सिफारिश से। तो इसका जिक्र है अनुच्छेद 168 में कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से केवल और केवल विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा, ऊपर वाले सदन में नहीं लाया जाएगा, केवल विधानसभा में लाया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, यह लिखा हुआ है 243 में। वहां पर भी आपको पता है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 280 बताया था मैंने संघ सरकार के टाइम पे। अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और यहां पर राज्यों के अंदर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 कहता है ये। अनुच्छेद 243 में वैसे मिलेगी तो पंचायत,
पंचायत के संबंधित आर्टिकल ही दिया गया है इसको। अनुच्छेद 243 में पंचायत, और यहां पर भी 243, इसका मतलब यह है कि हमारे जो गांव का विकास करवाने का काम करती है वो हमारी पंचायतें करती है। तो पंचायतों को सही तरीके से पैसा दिया जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से मनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या राज्य नहीं, इसी बात को ध्यान रखते हुए इसको 243 में रखा है। तो अनुच्छेद 243 में कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, इतना याद रखना। उसके बाद राज्यपाल की वीटो शक्तियों की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है, राज्यपाल द्वारा किसी भी बिल या विधेयक को अनुमति दी जा सकती है, रोका जा सकता है, अनुमति दे भी सकता है, ना भी दे सकता है, या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी रखा जा सकता है। राज्यपाल चाहे तो अनुमति दे दे, राज्यपाल चाहे तो मना कर दे, या राज्यपाल चाहे, मान लो राज्यपाल को समझ नहीं आ रहा कि भाई अनुमति देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो वह उस बिल को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए आरक्षित रख सकता है कि भाई मैं राष्ट्रपति को दिखाकर ही फैसला लूंगा। तो यह अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक को अनुमति दी जा सकती है, रोका जा सकता है, या राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए उसको रखा जा सकता है कि भाई मैं ऊपर वाले हमारे राष्ट्रपति महोदय को दिखाकर ही फैसला लेने वाला हूं। तो ये तो है 200 में। साथ में मैंने 201 में रखा है कि अब यहां से राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पहुंचा दिया, ऐसे समझ लो इसको। राज्यपाल ने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अनुच्छेद 200 का सहारा लेकर इसको राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूं। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद अनुच्छेद 201 कहता है कि राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं। 201 ध्यान रखना राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति के पास राज्यपाल ने जो बिल भेजा है उसको राष्ट्रपति रोक सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं। तो यहां पर ये पावर राष्ट्रपति की और ये पावर राज्यपाल की है। अनुच्छेद 200 के माध्यम से राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है, बिल को रोक सकता है या अनुमति दे सकता है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। और यहां पर 201 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा उस बिल पर विचार विमर्श किया जा सकता है, रोका जा सकता है या अनुमति दी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। उसके अलावा एक बात और है, एक अंग्रेज भारतीय समुदाय के सदस्य की नियुक्ति की जाती है। मैंने आपको हमारी संसद के टाइम पे पढ़ाया था कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है दो एंग्लो इंडियन, दो अंग्रेज भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में नियुक्त करता है अनुच्छेद 331 के माध्यम से, अनुच्छेद 331 के माध्यम से। और यहाँ राज्यों के अंदर राज्यपाल एक अंग्रेज भारतीय समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त करता है अनुच्छेद 333 के माध्यम से। तो इस बात को फिर से ध्यान से समझ लेना, राष्ट्रपति द्वारा दो अंग्रेज भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है लोकसभा में अनुच्छेद 331 के माध्यम से, और प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज भारतीय समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 333 के माध्यम से। लेकिन अब आपको ये पता है कि अब इन दोनों को हटा दिया गया है। ये जो अंग्रेज भारतीय समुदाय के सदस्यों को आरक्षण मिला हुआ है कि दो लोकसभा में बैठेंगे और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एक बैठेंगे, इनको हमने हमारे 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से हटा दिया है। तो अब ये रिजर्वेशन हटा दिया गया इन लोगों का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आज हमने राज्यपाल पढ़ा है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।